डंकी रूट का वीडियो आया है। टीवी 9 पर डंकी रूट का एक्सक्लूसिव वीडियो है। ये वो रूट है जिसका इस्तेमाल करते हुए अमेरिका में दाखिल होने के लिए अवैध प्रवासी इसका इस्तेमाल करते हैं। बिना वीजा के लोग इसी रूट के जरिए अमेरिका में दाखिल होते हैं। जो लोग भारत डिपोर्ट किए गए हैं उनमें कई लोग इसी रूट से अमेरिका गए थे। इन्हीं में से एक शख्स ने ये वीडियो शेयर किया है। तो देखिए ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। जिस शख्स ने ये वीडियो बनाया है उसका एक्सक्लूसिव वीडियो जो बताता है कि डंकी रूट जहां पर कितनी मुश्किलों के साथ एक ऐसे जगह पर जाने के लिए कोशिशें की जाती है जहां पर बच्चा एक बड़ा तबका चाहता है कि जाए, लेकिन वो भी इलीगल तरीके से। वो रूट क्या है, उस रूट को एक शख्स ने अपने वीडियो के जरिए कैद किया है और टीवी 9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर इस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं। डंकी रूट से अमेरिका कैसे जाया जाता है, उस रूट का वीडियो इस वक्त आपके सामने। तो आपने टीवी पर पहली बार डंकी रूट देखा है और ये देखिए पूरा डंकी रूट, पहला जो डंकी रूट है, यानी कि अवैध तरीके से अमेरिका जाने का पहला रूट। पहले भारत से होते हुए कनाडा पहुंचते हैं लोग, उसके बाद अमेरिका जाते हैं। इस बीच जो खास बात है इस रूट में वो ये कि छात्र वीजा पर अमेरिका में एंट्री मिलती है जिसमें खर्च आता है 80 से 90 लाख रुपए। दूसरा डंकी रूट अब आपको बताते हैं। दूसरा डंकी रूट है भारत से पहले तुर्की पहुंचते हैं, फिर मैक्सिको और उसके बाद अमेरिका। लेकिन इस रूट की खासियत क्या है? इस रूट की खासियत यह है कि मैक्सिको से अमेरिका का 500 किलोमीटर, जी हाँ 500 किलोमीटर का रास्ता पैदल पार करना पड़ता है जिसमें खर्च आता है 70 से 80 लाख रुपए। लोग ऐसे डंकी रूट का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा डंकी रूट जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, भारत से होते हुए पहले अफ्रीका का कोई भी देश, उसके बाद इक्वाडोर और फिर पहुंचा जाता है अमेरिका। सबसे खतरनाक क्यों मैं कह रही हूं, दरअसल खास बात यह है कि इक्वाडोर का घना जंगल पैदल इन लोगों को जो डंकी रूट अपनाते हैं पार करना पड़ता है और खर्च आता है 70 से 75 लाख रुपए। तो देखिए प्रीति ने आपको डिटेल में बताया कि किस किस डंकी रूट से लोग अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचते हैं अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी और अपनी जान को दांव पर लगाकर। डंकी रूट से अमेरिका पहुंचे और वहां से वापस डिपोर्ट किए गए मनदीप सिंह से टीवी 9 रिपोर्टर मोहित मल्होत्रा ने बात की है। क्या खुलासा किया है मनदीप ने, आपको सुनाते हैं। अमेरिका से डिपोर्ट होकर जो युवक वापस लौट रहे हैं उसमें खास तौर पर सिख युवक अपने केशों और पगड़ी की बेकदरी की बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि सिखों के साथ जो अमेरिकन अधिकारी थे उनका व्यवहार ठीक नहीं था। हमारे साथ मनदीप सिंह हैं जो कि अमेरिका से लौटे हैं, उनको डिपोर्ट किया गया है। मनदीप सिंह जी, कैसा वहाँ पर व्यवहार था? क्या सिखों को लेकर कुछ ज़्यादा गलत तरीके का व्यवहार वहाँ पर अमेरिकन अधिकारी कर रहे थे? आपके साथ क्या हुआ? सर मैं ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੀਵਾਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਗ ਆ ਸਾਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੀਵਾਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਆ, ਬੈਗ ਬੂਗ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਲਵਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਰੈਸ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਮੀਜ਼ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਦੋ ਪਾਈ ਇੱਕ ਲਵਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਂਟ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਤਲੀ ਰੱਖਣੀ ਪਤਲੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਟੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਮੋਟੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਸਟਵਾ ਦੇਣਾ। पगड़ी को लेकर क्या रहता? ਪਗੜੀ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਗੜੀ ਲਵਾ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਆ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਚਾਹੇ ਉਸੇ 15 ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਕੈਂਪ 'ਚ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ 20 ਦਿਨ, ਚਾਹੇ 40 ਦਿਨ, ਚਾਹੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ, 9-9 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਏ ਆ ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ आया है। और मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, देखिए जो शख्स आपके साथ है वो बेकदरी की भी बात कर रहा है और उसने वो रूट भी दिखाया जिस तरह से वो डंकी रूट से लोग लेकर जाए जाते हैं। चाहते क्या ये लोग?
देखिए, डंकी रूट बेहद ही खतरनाक है और अक्सर हमने मूवीज़ में तो देखा है, फिल्मों में आपने जो कहानी सुनी है उससे बिल्कुल अलग है। अगर आप ये वीडियोज़ अगर हम स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आप देखिए खतरनाक नदियों को पार करना पड़ता है, उसके लिए मोटर बोट का इस्तेमाल किया जाता है। और मोटर बोट भी ऐसी होती हैं जो काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ती हैं और एक मोटर बोट पर जो क्षमता है उससे कहीं ज़्यादा लोगों को बिठा लिया जाता है, क्योंकि जल्द से जल्द नदी पार करके अगले पॉइंट पर जो दूसरा डोंकर है वो वेट कर रहा होता है कि वहाँ से जो लोग आएंगे उनको आगे लेके जाना है। जो ये वीडियोज़ हैं उसमें आप देखिए कि जो लोग पैदल जंगल और नदी क्रॉस कर रहे हैं उनको खाने की भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। कुछ वहाँ पर आप देखिए लोग मैगी बनाकर खा रहे हैं, कुछ लकड़ियों को जलाकर उसके ऊपर रोटियां सेक रहे हैं, वो खा रहे हैं। अगर कहीं कुछ खाने को नहीं मिला तो कहीं पिज़्ज़ा का अरेंजमेंट हो गया तो वो उनको दिया जा रहा है। तो खाने पीने की भी दिक्कत है और काफ़ी खतरनाक तरीके से ये जो पूरा का पूरा डोंकी रूट है उसको क्रॉस किया जाता है। ये जो वीडियोज़ हम आपको दिखा रहे हैं ये पनामा के जंगलों के हैं और ये भी सबसे खतरनाक एक रूट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर चलते चलते आप अपनी हिम्मत अगर छोड़ देंगे तो डोंकर आपको गोली मार देंगे। और वहाँ पर बिना वीजा के जा रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर जा रहे हैं और उसमें भी इतनी सारी चुनौतियों से नदी, जंगल, इस तरह की चीजों को पार करते हुए जा रहे हैं और उसके बाद अपने जीवन भर की पूंजी वहां गवा दे रहे हैं और फिर डिपोर्ट होके आ रहे हैं। तो ना एक तरफ खाई तो एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई, कुछ उनके पास अब है नहीं और फिर कुछ इस तरह की दिक्कतें सामने आ रही। शुक्रिया आपका मोहित इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए अब नेपाल की खबर का रुख कर लेते हैं। खबर नेपाल से है। नेपाल के सांसद ने सनसनीखेज खुलासा किया है। नेपाल के सांसद धवल शमशेर राणा ने आरोप लगाया है कि नेपाल में हिंदू राष्ट्र के खिलाफ अभियान चलाए जाने के लिए 14 करोड़ की फंडिंग हुई थी। नेपाली सांसद धवल शमशेर राणा ने नेपाल की संसद में कहा कि करीब 15 साल पहले जब नेपाल में जन आंदोलन चल रहा था उस समय अमेरिका से करीब 14 अरब रुपए नेपाल भेजे गए थे। ये रुपए इसलिए भेजे गए थे ताकि नेपाल को हिंदू राष्ट्र से सेक्युलर देश बनाया जा सके। ये पैसा इसलिए भेजा गया था ताकि नेपाल की छवि बदली जा सके। अमेरिकाबाट 100 मिलियन भन्दा अर्थात् 14 अरब रुपियाँ नेपालमा धर्मान्तरणको लागि प्रयोग भएको छ कि जनआन्दोलन 1 र जनआन्दोलन 2 मा नेपाललाई किन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनायो भनेर कुरा अब खुल्ला आइरहेको छ। यसको दोषी को हुन् के हुन् यसको विषयमा छानबिन हुन पर्यो। नेपाल के सांसद धवल शमशेर राणा के दावे पर बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रतिक्रिया दी है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हिंदुत्व के खिलाफ विदेशी साजिश के पहले भी कई खुलासे हो चुके हैं। भारत में विदेशी फंडिंग से हिंदुत्व के खिलाफ कई कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं। अब अमेरिकी एजेंसियों के स्रोत से नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। आपको याद है 2021 में दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में, जिसमें अमेरिका के बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय थे, एक नहीं कई यूनिवर्सिटीज में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसका नाम था डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को ध्वस्त करना। फिर 2023 में भारत में 22 और 23 दोनों में कॉन्फ्रेंस हुई तमिलनाडु में, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी सनातन धर्म का समूल नाश करना। और अब उनकी फंडिंग कहां से हो रही है ये तो अब अमेरिकन एजेंसीज के जो स्रोत उभर के सामने आ रहे हैं उनकी जांच में उससे उभर कर सामने आता जा रहा है। और मैं पुनः यह बात कहना चाहूंगा, फिर कोई इस बात को जाके चेक कर ले, यही 2021 का वर्ष है जिसके बाद बहुत से स्टांस भारत के समाज, देश और वर्ग और जाति के बारे में कांग्रेस का चेंज होना शुरू हुआ। और गौरव गोगोई की पत्नी को लेकर सियासत गर्म है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि शादी के बाद भी एलिजाबेथ के पाकिस्तान जाने के सबूत हैं। इसके जवाब में गौरव गोगोई ने कहा कि कांग्रेस हर जांच के लिए तैयार है। हिमंता डरे हुए हैं, इसलिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में उपनेता श्री गौरव गोगोई का जिस प्रकार के जॉर्ज सोरस के इस फाउंडेशन के साथ कनेक्शन नजर आता है, पाकिस्तान की दूतावास में मधुर मनोभावों के साथ वार्तालाप करते हुए और भारत में आकर भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय अर्धसैनिक बलों के विरुद्ध कटुतापूर्ण शब्दों का इजहार करते हुए। कांग्रेस दल की स्थिति स्पष्ट है कि अगर उनको कोई जांच करनी है तो जांच करे। हम अपनी स्थिति पर अटल हैं
और भय, उनके बीच में जो भय है उसका कारण एक है, आज के 12 महीने बाद होने वाले निर्वाचन। उस निर्वाचन में उनकी हार निश्चित है, उनको पता है। वहीं AIMIM चीफ ओबीसी ने आरोप लगाया है कि हिंसा के बाद संभल में मुस्लिम बहुल इलाके से पलायन हो रहा है। पुलिस का दावा है कि वही लोग गायब हैं जो आरोपी हैं। TV9 भारतवर्ष ने इसकी पड़ताल की। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का ये वही ट्वीट है जिसमें दावा किया जा रहा है कि संभल में मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई होने की वजह से मुसलमान पलायन कर रहे हैं। जब ग्राउंड पर इसकी पड़ताल की गई तो संभल के मुस्लिम बहुल इलाके के कई घरों पर ताला लटका मिला। TV9 भारतवर्ष ने मौके पर जाकर रियलिटी चेक किया। देखिए घर पूरा बंद है, पूरी तरीके से लॉक लगा हुआ है। और ये जो आप देखेंगे इसमें बाकायदा जो लोग छोड़ के गए हैं उन्होंने अपना जांच का यहाँ पे पूरा स्लिप भी लगाई है कि कैंसर के इलाज के लिए दिल्ली गए हुए हैं। क्या यहाँ पर भी घरों में ताले लगे हुए हैं? लोगों ने पलायन किया मुसलमानों? किसी ने कोई पलायन नहीं किया। किसी भी घर पे आपको ताला नहीं लगेगा मिलेगा। दूसरी बात, अगर किसी के यहाँ ताला है तो वो कहीं शादी में गया हुआ होगा या कहीं डॉक्टर के यहाँ या किसी के यहाँ गया होगा, लेकिन यहाँ किसी के यहाँ ताला नहीं लगा है। हो सकता है कि उनके घर में किसी का नाम हिंसा में आया हो, इस वजह से वो गए हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रशासन की सख्ती की वजह से लोग अपने मकान छोड़कर चले जाएं या वो, ऐसा कुछ नहीं है। और मुंबई के कुछ इलाकों में मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर की जांच शुरू हो गई है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर की पड़ताल शुरू कर दी है। बीजेपी का आरोप है कि घाटकोपर की मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। TV9 भारतवर्ष की टीम ने इसकी पड़ताल की। ये साफ तौर पर लिखा हुआ है 600 रुपए इसकी महीने की फीस होती है और हर महीने ये जो अजान और नमाज के लिए जो लाउड स्पीकर लगाना है उसकी परमिशन लेते हैं। मुख्तार खान, यहाँ पर इनका नाम लिखा हुआ है। नूर तैयबा जो फाउंडेशन है, सुन्नी मदरसा है, इसके ये अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। नहीं, जैसा पुलिस कहती है वैसा फॉलो करते हैं सर। जैसा पुलिस वाले कहते हैं वैसा फॉलो करते हैं, कानून का मैं पालन करता हूँ। यहाँ पर जितनी भी मस्जिदें हैं, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन ने कंप्लेंट की है, शिकायत की है, या पूरी मुंबई में जो अलग अलग मस्जिदें हैं, दूसरे धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, चर्च है, वहाँ पर भी ये डेसिबल को काउंट किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि जब भी अदालत के निर्देश का उल्लंघन होता है पुलिस इस पर एक्शन लेती है। धार्मिक स्थलों पे जो स्पीकर बजता है उसके बारे में माननीय न्यायालय का निर्देश आया है और न्यायालय ने जो गाइडलाइन दी है उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और अब बात प्रयागराज कुंभ की, जहां आज भी भारी भीड़ है। संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रयागराज रेलवे जंक्शन पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके की भीड़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और चूंकि महाकुंभ के ये श्रद्धालु हैं जो लगातार अभी भी यहाँ चले आ रहे हैं, जितनी संख्या लोगों की वापस जाने की है उससे कहीं ज़्यादा संख्या यहाँ पर आने वालों की भी है। तमाम सुरक्षा कर्मी स्टेशन पर मौजूद हैं जो भीड़ को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, लोगों को दिशा निर्देश कर रहे हैं ताकि लोग किसी तरीके की दिक्कतों का सामना उनको ना करना पड़े और लोग पूरी सुरक्षित तरीके से जो है अपने घर की तरफ रवाना हो सके। कई सारी स्पेशल ट्रेनें भी इस कुंभ के दौरान चलाई गई हैं, लेकिन उनके सब के बावजूद जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम सुरक्षा के इंतजाम यहाँ किए गए हैं। सुरक्षा कर्मी एक बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं जो भीड़ को लगातार दिशा निर्देश कर रहे हैं, लोगों को आगे की तरफ भेजा जा रहा है ताकि एक तरफ भीड़ इकट्ठा ना हो। लगातार ये प्रयास सुरक्षा कर्मियों की तरफ से किया जाए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। धर्मात्मा निषाद आत्महत्या मामले में आज समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का पुतला भी जलाया गया। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर ये प्रदर्शन किया गया। दरअसल महाराजगंज जिले के पनियार निवासी युवा नेता धर्मात्मा निषाद ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड से पहले फेसबुक पोस्ट में उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद और उनके बेटे पर प्रताड़ना और फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया।
उन्होंने पोस्ट में दावा किया कि उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश हो रही थी, जिससे तंग आकर उन्होंने ये कदम उठाया। हालांकि युवा नेता धर्मात्मा निषाद के आरोपों का खंडन करते हुए मंत्री संजय निषाद ने इस मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग उठाई है। संजय निषाद ने इस मामले में अपनी सफाई देते हुए कहा कि धर्मात्मा निषाद उनकी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे, जिनके आत्महत्या की सूचना से वो काफी आहत थे। और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही, लेकिन अब तक सीएम का नाम तय नहीं हो पाया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी में सीएम को लेकर लगातार मंथन जारी है। आज दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष और विनोद तावड़े के बीच इसे लेकर बैठक हुई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मोहर लगने के बाद ही तय होगा कि दिल्ली की कमान किसे मिलेगी। एक तरफ मुख्यमंत्री को लेकर बैठकों का दौर जारी है, वहीं रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां हो रही हैं। जो मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा उसको भव्य यानी ग्रैंड बनाने की तैयारियां बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं और उसके लिए जगह चुनी गई है दिल्ली का रामलीला ग्राउंड। और हम इस वक्त रामलीला ग्राउंड के अंदर ही मौजूद है और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से इस भव्य आयोजन की यानी कि शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां यहां पर शुरू कर दी गई हैं। बाकायदा जेसीबी से इस पूरे रामलीला ग्राउंड को समतल किया जा रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर टेंट लगने शुरू हो चुके हैं, बाकायदा रेड कारपेट यहाँ पर आ चुका है, बल्लियां आप यहाँ देखेंगे टेंटों की, साथ ही कुर्सियां भी यहाँ पर आनी शुरू हो चुकी हैं और सोफा सेट ये देखिए जो वीवीआईपी बैठेंगे आगे उनके लिए बाकायदा सफेद रंग के ये सोफा सेट भी रामलीला ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। दिल्ली में यमुना की सफाई का काम शुरू हो गया है। इसका जिम्मा अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन चौधरी ने संभाल लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। तरीके से आप लोगों ने तय किया है कि यमुना की सफाई करेंगे? देखिए, अगर मोटा मोटी तौर पर लें तो दो सोर्स हैं पॉल्यूशन के यमुना में। एक तो जो कचरा डिस्पोजल जो है सारे के सारे यमुना में कर देते हैं, उसमें प्लास्टिक भी है, फूल मालाएं भी हैं और कई तरह की चीज़ें हैं जो लोग सारी गंदगी कभी सफाई वाले भी फेंक जाते हैं, तो वो सारी आप देखेंगे पूरी यमुना में फ्लोटिंग करती है। और दूसरा जो मेजर सोर्स है जो वाटर क्वालिटी को डिस्टर्ब करता है वो है सीवेज और अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। तो सीवर और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट पे तो काफ़ी लंबा काम चलना है, लेकिन हमने इसको युद्ध स्तर पे अभी लिया है कि जितने कचरा है इसमें यमुना में उसमें सारे फ्लोटिंग मटेरियल भी, चाहे वो प्लास्टिक के हों, चाहे फूलमालाएँ हों, चाहे दूसरी चीज़ें हों, और जितने भी वीड्स हैं, जलकुंभियाँ हैं, ये घास के मैदान बच गए हैं, बीच बीच में आप जैसे यहीं पे देख रहे हैं छोटे छोटे गाद के टीले बन गए हैं, इन सब को नॉक ऑफ किया जाए और इनको बाहर निकाला जाए। तो ये अभी कई हफ्तों तक ये चलेगा। कर्नाटक में गोवा के पूर्व विधायक की हत्या क्यों की गई, इस पर एक रिपोर्ट देखिए। ये वीडियो कर्नाटक के बेलगावी का है, जहां गोवा के पूर्व विधायक लावू मामलादार की कार एक ऑटो से टकरा गई। उसके बाद ऑटो ड्राइवर ने उन पर हमला कर दिया। भीड़ उन्हें बचाती रही, लेकिन ऑटो ड्राइवर उन्हें मारता रहा। पूर्व विधायक मामलादार किसी तरह अपनी जान बचाकर होटल के अंदर चले गए, लेकिन होटल की सीढ़ियां चढ़ने से पहले गिर गए। आनंद फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि ऑटो ड्राइवर ने उनके सिर पर कई वार किया, जिसके बाद वो रिसेप्शन के पास गिर गए। पूर्व विधायक की कार खादे बाजार इलाके में एक ऑटो से टकरा गई थी, जिसके बाद ऑटो ड्राइवर ने उनका श्रीनिवास लॉज तक पीछा किया और उनके साथ मारपीट की। पूर्व विधायक की मौत के बाद पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। लावू मामलादार 2012 से लेकर 2017 के बीच गोवा विधानसभा सीट से विधायक थे, जो महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी से जुड़े हुए थे। 2022 में वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने मडकाई निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।